डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र। आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम समास के बारे में जानेंगे। समास क्या है, समास किसे कहते हैं और समास को कैसे पहचानें। तो आइए हम समास के बारे में जानें। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक जब सार्थक शब्द होते हैं उनके मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से समास बनता है। हमने इसके पहले संधि में देखा था, उसमें दो वर्णों के मेल से संधि बनती थी और समास में दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों के मेल से समास बनता है। समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो दोनों पदों के मेल से समास बनता है। समास का विग्रह किया जाता है। जब हम समास को बड़े रूप में लिखते हैं तो उसका विग्रह किया जाता है। समास का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, अर्थात उसे छोटे रूप में लिखा जाता है। जब कोई बड़ा वाक्य होता है, बड़े वाक्य को हमें छोटे रूप में लिखना है, बड़े शब्दों को कम से कम शब्दों में दर्शाना है, तो हम उसे समास के रूप में लिखते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक शब्दों को बताना ही समास कहलाता है। तो आइए समास के प्रकार को देखें। समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है समास के? 6। सर्वप्रथम है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से समास के 6 प्रकार है। आइए हम इन प्रकारों को विस्तार से देखेंगे। सर्वप्रथम है अव्ययी भाव समास। तो हम इसको देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो है वह अव्यय होता है। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और मुख्य होता है। प्रथम पद मुख्य प्रधान होता है एवं उपसर्ग होता है। जब हम समास के 2 पद देखते हैं, कोई भी समास में 2 पद होते हैं तो उसके हम प्रथम और द्वितीय पद देखते हैं, तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, साथ में वह उपसर्ग होता है और प्रधान होता है। तो आइए उसका उदाहरण देखें हम। जैसे हम देखते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन को यदि हम देखते हैं तो कैसे लिखते हैं? प्रतिधन दिन। तो दिन तो है, दिन के आगे क्या लगा है यदि हम देखते हैं तो प्रति। प्रति यह क्या है? उपसर्ग है। किसी भी शब्द के आगे कोई शब्द जुड़ता है और नया शब्द बनता है तो उसे हम उस जुड़ने वाले प्रथम में सामने जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो यह अव्ययी भाव समास है। तो इस प्रकार से हम समास के 2 पदों को देखकर अलग अलग करके देखें तो पहचान सकते हैं कि यदि उपसर्ग है तो यह अव्ययी भाव समास है। अगला उदाहरण हम देखेंगे, यथा शक्ति। तो यथा धन शक्ति, शक्ति कैसी है? यथा, जितनी हमारा सामर्थ्य है। तो यहाँ पे हम इसके आधार पे भी अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। उसके बाद अगला उदाहरण हम देखेंगे, आ जन्म। आ धन जन्म, आ क्या है? यह उपसर्ग है। तो इस प्रकार से समास को 2 पदों में विभक्त करके उसके अलग अलग पदों को पहचान कर अव्ययी भाव समास है, कौन सा समास है, यह हम पहचान सकते हैं। आइए इसके बाद अगला समास देखेंगे हम, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। इसके पूर्व हमने अव्ययी भाव समास देखा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान। तो द्वितीय दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे हम समास का जब विग्रह करते हैं तो उसके बीच में अन्य शब्द आते हैं उसको बड़े रूप में लिखने पर। तो जब तत्पुरुष समास लिखा जाता है, तत्पुरुष समास बनता है, तो उसको लिखते समय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। आइए हम उदाहरण देखें कि राजकुमार, यह एक सामासिक शब्द, एक समास है राजकुमार। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है? अर्थात राजा का कुमार।
तो यहाँ पर का कारक चिन्ह का उपयोग हुआ है। और राजा का कुमार जो ये बड़ा शब्द है, इसको हमें छोटे रूप में लिखना है तो हम लिखते हैं राजकुमार। और राजकुमार लिखते समय का कारक चिन्ह जो है उसका लोप हो जाता है, वो हट जाता है। इस प्रकार हम अगला उदाहरण देखेंगे, करुणा पूर्ण, अर्थात करुणा से पूर्ण। करुणा से पूर्ण में करुणा एक पद है, दूसरा पद पूर्ण है, उसके बीच में से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और जब हम समास के रूप में इसको लिखते हैं तो से कारक चिन्ह हट जाता है, अर्थात उसका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। इसके बाद अगला उदाहरण देखेंगे हम, पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पर भी जब हम समास बनाते हैं, इस शब्द का बड़े से छोटा रूप लिखते हैं तो पुरुषोत्तम लिखते हम, तो से कारक चिन्ह का लोप होता है। तो इस प्रकार से हम तत्पुरुष समास को पहचानना है तो पहले उसको हम दो पदों में अलग अलग विभक्त करेंगे, उसका विग्रह करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कारक चिन्ह आया है, पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है। तो यह पहचान कर हम उस समास को पहचान सकते हैं। आइए इसके पश्चात अगला समास देखें। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार है। इसके पश्चात हम देख रहे हैं तत्पुरुष समास, हमने इसके पूर्व देखा। अब तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार है। जिस प्रकार से समास के 6 प्रकार है, उसी प्रकार से तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार है। तो पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, फिर संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इन सभी 6 तत्पुरुष समास के अलग अलग कारक चिन्ह हैं और विग्रह करते समय इन कारक चिन्ह हमें दिखते हैं। लेकिन जब हम समास बनाते हैं इन बड़े शब्दों का, इनको संक्षिप्त करके समास लिखते हैं तो इनके कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में को कारक चिन्ह का लोप होता है। करण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष से कारक चिन्ह का लोप होता है। अपादान अर्थात किसी भी चीज से अलग होना, है ना, अपादान अर्थात अलग होना। तो यहाँ हम उदाहरण देखेंगे पाप मुक्त, जैसे हमने उदाहरण दिया है पाप मुक्त, अर्थात पाप से अलग होना, पाप से मुक्त होना। हम पाप से मुक्त होना लिखते हैं तो से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष, इसमें का के की कारक चिन्ह आते हैं। तो जब हम तत्पुरुष समास लिखते हैं तो का के की जो संबंध कारक है उसका लोप हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे राजपुत्र, राजपुत्र का जब हम विग्रह करते तो राजा का पुत्र, किसका पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पे संबंध कारक का उपयोग हुआ है तो का चिन्ह का उपयोग हुआ है। इसको जब हम समास के रूप में लिखते हैं तो का चिन्ह हट जाता है, उसका लोप हो जाता है और हम राजपुत्र समास के रूप में लिखते हैं। इसके पश्चात है अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें में पर अधिकरण अर्थात आधार, यानी में किसी चीज के ऊपर वस्तु है, किस चीज के ऊपर पर है, तो में पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन विग्रह में यदि हम समास के रूप में लिखते हैं उसको, तो अधिकरण के जो कारक चिन्ह है में पर का लोप हो जाता है, अर्थात वह हट जाता है। तो यहाँ पे हमने तत्पुरुष के भी 6 प्रकार देखे। आइए अगला समास देखते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे कि कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर मध्य में जो के समान इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। आइए, महापुरुष, इसका विग्रह यदि हम करते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, महान है जो पुरुष। किसी भी समास को हमें पहचानना है, यदि आता है कि समास पहचानिए,
तो आपको पहले उसको विग्रह करके देख लीजिए। विग्रह करने पे उसके जो पद मिलेंगे हमें दो, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है। तो महान है जो पुरुष, तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही। क्या है उसकी विशेषता, क्या विशेषण बताया जा रहा है उसका, कि महान, उसकी महानता के बारे में बताया जा रहा है। तो यदि विशेषता बताई जा रही है, उसका विशेषण है, तो हम बता सकते यह है कर्मधारय समास। अगला उदाहरण देखेंगे, कमल नयन। तो यहाँ पे भी दो पद है, कमल और नयन। नयन कैसे है, कमल के समान, कमल के समान नयन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नयन की विशेषता बताई जा रही है कि नयन कमल के समान है, कमल उसका विशेषण है ना? तो यहाँ पे इस प्रकार से हम कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं कि जहाँ पर किसी भी बाद वाले पद की विशेषता पूर्व पद बताता है, प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। हम अगला समास देखेंगे, द्विगु समास। द्विगु अर्थात दुगुना, गुणा, संख्या, संख्या शब्द की प्रतीति होती है यहाँ पर, तो यहाँ इसलिए इसको द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यात्मक होता है। यदि कोई समास दिया है तो हमें कैसे पहचानेंगे, तो उसमें संख्या का उपयोग किया होगा। उस संख्या के आधार पे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह द्विगु समास है। तो प्रथम पद संख्यात्मक होता है। तो आइए हम इसका उदाहरण देखें। चौराहा अर्थात चार राहों का समूह। चौराहा अर्थात चार राहों का समूह, चार राहें जहां से निकलती है उसे हम चौराहा कहते हैं। तो अर्थात चार शब्द का प्रथम पद में चार अंक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे हम द्विगु समास कहेंगे। अगला उदाहरण देखें, त्रिकोण अर्थात तीन कोणों का समूह। यहाँ पे भी तीन संख्या का उपयोग किया गया है। अगला उदाहरण देखेंगे, तिरंगा अर्थात तीन रंगों का समूह। तो तीन अंक का उपयोग किया गया है। इसके पश्चात अगला उदाहरण देखेंगे, नवग्रह। नवग्रह में भी नौ अंक का उपयोग किया गया है प्रथम पद में। तो प्रथम पद संख्यात्मक होता है, संख्यावाचक होता है। तो संख्या होने के कारण हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये द्विगु समास है। आइए अगला समास हम देखेंगे, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे ही नाम है, द्वंद्व अर्थात दो चीजें, द्वंद्व अर्थात दो चीजें और दोनों बराबरी की मुख्य प्रधान होती है। तो इसकी विशेषता हम देखेंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके पूर्व के समास में हमने देखे, किसी में प्रथम पद प्रधान होता है, किसी में द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पे, यदि द्वंद्व समास का विग्रह हम करते हैं तो विग्रह करने पे और, अथवा, एवं लगता है। और दोनों पदों के बीच में जब हम समास के रूप में लिखते हैं, बड़े वाक्य को, बड़ा जो शब्द दिया रहता है उसको छोटा करके समास के रूप में लिखते हैं, तो उसमें हम योजक चिन्ह का उपयोग करेंगे, है ना, उसमें योजक चिन्ह का उपयोग होता है। और दोनों पद, दो पद होते, दोनों पद प्रधान होते द्वंद्व समास में, लेकिन दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात दोनों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत होते हैं। आइए उसका उदाहरण देखें हम। पहला उदाहरण देखते हैं, पाप और पुण्य। यहाँ पे पाप और पुण्य और शब्द मध्य में आया है। यदि हम इसको समास के रूप में लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो पाप पुण्य लिखते समय हम उसके मध्य में योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं, पाप फिर योजक चिन्ह फिर पुण्य। पाप पुण्य तो हमने लिख दिया, द्वंद्व समास बना दिया, लेकिन दोनों पहचानने के लिए क्या है, दोनों के अर्थ, दोनों प्रधान है, पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है अपने आप में, लेकिन दोनों के अर्थ जो है वो विपरीत है एक दूसरे से। पाप और पुण्य दोनों के अर्थ एकदम विपरीत है। तो यही इस समास की पहचान है, दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह का उपयोग होता है और दोनों के अर्थ विपरीत होते हैं। इसके पश्चात हम अगला उदाहरण देखेंगे, सुख और दुख।
तो इसको हम और आया है, अब हम द्वंद्व समास के रूप में लिखेंगे तो और को हटा देंगे और योजक और की स्थान पर योजक चिन्ह का उपयोग होगा। तो सुख दुख इस प्रकार से लिखेंगे। इसके पश्चात अगला उदाहरण देखते हैं हम, भाई और बहन। तो भाई और बहन लिखते समय भी और हट जाएगा और उनके मध्य योजक चिन्ह का उपयोग होगा। आइए हम इसके पश्चात अगला समास देखते हैं, बहुव्रीहि समास। अर्थात इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अभी तक हमने देखा कहीं पहला पद कहीं दूसरा पद, द्वंद्व समास में देखा दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि यह अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बहुव्रीहि समास में जो पद है वो दूसरे की विशेषता बताते हैं और विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, यानी जो शब्द दिया है वो उसी का अर्थ प्रतीत नहीं करता, वैसा का वैसा अर्थ नहीं दर्शाता, बल्कि उससे अन्य अर्थ प्रतीत होता है, हमें दूसरा अर्थ हमें मिलता है। आइए इसको समझते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। चतुर्भुज जैसा दिया है चतुर्भुज, इसको हम विग्रह करते हैं तो चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वाला कौन है? हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु। अर्थात चतुर्भुज को यदि हम देखें तो वही का वही अर्थ नहीं निकलता कि चार भुजा, उसके जरिए तीसरा अर्थ निकलता है भगवान विष्णु। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, लंबोदर। हम सभी जानते हैं लंबोदर किसको कहते हैं, लंबा है उदर, अर्थात भगवान गणेश। तो यहाँ पर भी लंबोदर के द्वारा उसका अन्य अर्थ निकलता है, अन्य विशेषता बताई जाती है, अर्थात भगवान गणेश के बारे में बताया जा रहा है। इसके पश्चात हम देखेंगे दशानन, अर्थात 10 आनन। आनन अर्थात मुख, जिसके 10 आनन है, अर्थात कौन है सभी जानते हैं, रावण। तो जो दशानन शब्द देख के 10 आनन की वही का वही अर्थ निकल के वह 10 आनन अर्थात रावण के बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर समास के बारे में देखा। समास कितने प्रकार के हैं, समास कैसे बनता है। समास के 6 प्रकार है। समास दो शब्दों के सार्थक शब्दों के मेल से बनता है। समास के 6 प्रकार है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है। उसके बाद तत्पुरुष समास हमने देखा, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। इस प्रकार हमने देखा कर्मधारय समास, उसके पश्चात उसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। द्विगु समास वो तो सबसे आसान है, उसमें संख्यात्मक दी जाती है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है। उसके बाद हमने देखा द्वंद्व समास, द्वंद्व अर्थात दोनों प्रमुख होते हैं, दोनों बरोबरी से होते हैं। इसके बाद हमने देखा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास वो स्वयं अपना अर्थ न बता के अगला अर्थ दूसरा अर्थ बताता है, दूसरे की विशेषता बताता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रख के समास को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप इस प्रकार से समास को ध्यान रख सकते हैं, पहचान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।